नमस्कार दोस्तों, कलम से क्रांति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का पहला चैप्टर हिंदी साहित्य का इतिहास इसके क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस हमने यूथ की बुक से लिए हुए हैं। तो दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए अपना प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो दोस्तों, आपको इस कथन के लेखक बताने हैं कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में दिया भी हुआ है। तो लिखा है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आई थी, हम सभी को पता है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बताइए अगले प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। किसने दिया? ऑप्शन आपके दिए हुए सामने। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आधार काल जो नाम है ये दिया था डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में दिया हुआ है ये। हाँ, तो हम अगर देखेंगे इसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम मोहन अवस्थी जी ने दिया था। किसने दिया था? मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। तो यानी दो लोग हैं, मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन दोनों ने ही आधार काल नाम दिया है। अब देखेंगे किसने क्या नाम दिया है। आदिकाल का अगर नामकरण देखें किसने क्या नाम दिया है, तो चारणकार हम सभी को पता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने दिया है। आरंभिक काल दिया है मिश्र बंधु जी ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरत्यायन जी ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। संधियम चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। और जय काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। तो जब ये पहली बार लिखा गया था तो किस शीर्षक से लिखा गया था। ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, या हिंदी साहित्य का विकास। तो दोस्तों, आपको इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास। अब देखते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। यानी पहले इसका नाम था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास का किया गया। 1929 में प्रकाशित हुआ ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का ग्रंथ है। तो दोनों ग्रंथ भी आपको याद ध्यान रखने हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का अतीत, ये दोनों आपको याद रखने हैं। और दोस्तों, ये है आपका अगला प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। प्रश्न है, आ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, या जॉन गिलक्राइस्ट, या फ्रेडरिक पिकांट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जॉन गिलक्राइस्ट। क्या होगा सही जवाब? जॉन गिलक्राइस्ट। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। अब देखिए, याद ऐसे रख लीजिए, यहाँ डिक्शनरी भी आ रहा है, इंग्लिश का वर्ड गिलक्राइस्ट जी ने यूज़ किया है। आगे है, जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियर्स कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए।
पहली चीज़ तो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के जो लेखक हैं वो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जॉन बार्थी गिलक्राइस्ट इनका पूरा नाम है, ये पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। इनको सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और आगे देखेंगे आ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इन्होंने 1787 में तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में इन्होंने अपनी पुस्तकें बनवाई थीं, प्रकाशित की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है बूंद बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वी कल्प। तो दोस्तों देखिए मिश्र बंधु की रचना बूंदी बारिश भी है, भारत विनय भी है, पुष्पांजलि भी है, लेकिन पृथ्वी कल्प इनका नहीं है। यही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसमें जो दिया गया है तो लिखा है पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो पृथ्वी कल्प है ये उनके द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्यकृतियाँ हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय, पद्य, बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचन की दृष्टि से इनकी रचनाएं हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों का एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। जैसे पृथ्वी कल्प किसका है? गिरिजा कुमार माथुर का। इनकी कुछ रचनाएं और भी हैं, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है, जिसमें 5000 से ज़्यादा लगभग कवियों के लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में अगर कोई साहित्य निकला है तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, यानी इसकी ये प्रकाशित कब हुआ था? 1888 में। पीछे का रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ था वो हुआ था 1929 में, ये 1888 में, यानी 1888। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन, हम सभी को पता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। ध्यान रखेंगे कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। तो कितने, ये पॉइंट ध्यान रखना है, 1888 में ग्रंथ आया था जॉर्ज ग्रियर्सन का। इसमें कितने कवियों का उल्लेख था? 952 कवियों का। इसका पहली बार अनुवाद किसने किया था हिंदी में? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। कब प्रकाशित करवाया था? 1957, आज़ादी के 10 साल बाद। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्य धारा, तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए दोस्तों यही इसके संग्रहकर्ता हैं। इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य कौन कौन सी? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम से 2 शीर्षकों में विभाजित किया है? तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताया करिए, और क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रुकूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं कम रुकता हूँ इसमें आंसर बताने में। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इन्होंने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। क्या क्या नाम दिया? संधिकाल और चारणकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसका? आधुनिक हिंदी एकांकी का। इनके द्वारा नामकरण क्या क्या किया गया? देखिए, चारणकाल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधार काल सुमन राजे ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्र गुप्त। यही है इस पुस्तक के लेखक। अब इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग, 1965 के लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं। ठीक, इसके 2 भाग है पुस्तक के। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। कौन सा इतिहास ग्रंथ? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की है। नामवर सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचक कृतियों की रचना की है। जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करें तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था किस कहाँ से यह प्रकाशित हुआ था यह इतिहास ग्रंथ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इस इतिहास ग्रंथ को प्रकाशित किया था। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में, इसका प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तत्वारदा ला लिटरेत्यूर इंदिव हिंदुस्तानी। ठीक है, अब आगे अगर देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का शामिल किया है। तो दोस्तों ये रहा 10वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों 11वां प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। यानी मिश्र बंधुओं में कौन कौन है जो मिश्र बंधु के अंतर्गत आए हुए हैं हिंदी साहित्य में? बताइए उनका नाम क्या क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए इस बारे में और देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। ये बिल्कुल सरल है, ये बिल्कुल सही बात है। जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। ध्यान रखना है, ये 4 भागों में आ चुका है अब तक। पहले 3 भाग जो का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखिए इन्होंने दिया हुआ, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा है। ध्यान रखेंगे, सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य की तक के काल को रीतिकाल की अवधि माना जाता है। कब से कब तक? तो 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक के रीतिकाल की अवधि माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राहुल शंकराचार्य जी ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पूरा बताया गया है कितनी बार ये पूछा गया है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल शंकराचार्य ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है। चारण काल किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने। और संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। दोस्तों अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, यही इसके रचनाकार हैं। अब देखिए इसके बारे में दिया हुआ इन्होंने है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ संबंधी प्रमुख ग्रंथ रचनाकार कौन। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में आया था, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये किसने दिया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। यानी कि भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा अभी कुछ और भी ग्रंथ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया है। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, सूर्यकांत शास्त्री ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान ने। ये देखिए मॉडर्न वर्नाकुलर से मैच करता हुआ नाम, इसलिए ध्यान रखें इसका। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी नाम देखकर आप मोतीलाल मेनारिया जी को लगाएंगे टिक। अगर आगे देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, बहुत इजी प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ जी का। किसका है, नीलाभ जी का। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है। अब देखिए दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो ग्रंथ प्रकाशित किया गया था बृहत इतिहास वाला, उसके 16 खंड है, उसमें पहला भाग पूछ दिया है आपसे। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य की पीठिका। ये पीठिका यही इसका सही जवाब है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसे भी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में से हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2 खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित हैं, एवं बीच के कुल 12 खंडों यानी तीसरे से 14वें में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। तो ये दोस्तों इसके बारे में था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको असंगत विकल्प इसमें चुनना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। आपको बताना है इसमें गलत क्या है, ये बताना है आपको। देखिए पहला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ये बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी राम कुमार वर्मा का बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों जो कृति है वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए ये असंगत विकल्प है। यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का सही है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। दोस्तों आगे देखेंगे, नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ अगर देखेंगे, जयशंकर प्रसाद इन्होंने लिखा है, आधुनिक साहित्य लिखा है, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
काल प्रवृत्ति का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों कथन कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कथन का कटाक्ष करते हुए। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये कथन के बारे में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर काल प्रवृत्ति का निर्माण निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। लिखा है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। तो उनका कथन ये था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना दूसरा कथन दिया। आगे अगर इसे हम देखेंगे तो काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों इसमें कौन सा विवरण सही नहीं है? आपको जो सही नहीं है वो वाला विवरण बताना है, कौन सा विवरण सही नहीं है। तो देखिए दिया हुआ है, गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। क्या ये बात सही है दोस्तों? बताइए। तो देखते हैं, ये अभी तो डाउट लग रहा है इसमें। काल क्रमानुसार तो प्रस्तुत नहीं किया था, यानी ये तो नहीं है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का, हाँ बिल्कुल सही है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया था। जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है ये भी। जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को हाँ इन्होंने बिल्कुल ये काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया। ये 3 कथन सही हैं और ये चौथा कथन यानी पहला कथन ये वाला गलत है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है। गारसा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवरण गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तत्वार अल्लाह लितरत्यूर हिंदू हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी एवं हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र है। ये भी बात सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, अगर हम देखेंगे इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह तथा मिश्र बंधुओं यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता बोला है, क्योंकि इन्होंने अपने जो मिश्र बंधु विनोद है उसमें लगभग 5000 कवियों को रख दिया था, इसलिए इन्हें क्या बोला है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। और बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, देखिए इससे वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके चलेंगे, लगभग 20 या 30 क्वेश्चन, और बहुत सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाकर चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो देखिए इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं। पढ़ते हैं। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है, तो कथन बिल्कुल सही है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रम संवत में, चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुआ, ये भी सही है, बिल्कुल सही कथन है दोनों। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित, ये भी भाग सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि लगभग इसके चारों भागों में 5000 कवियों का विवरण मिलता है। तो दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। और दोस्तों इसी तरह हम अपनी आगे की वीडियोस भी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपका पूरा हिंदी साहित्य इसी तरह रिवीजन हो जाए।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।